हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल। मैं आपका रोहन सर। आज से हम लोग ना नीट के लिए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। सो हम लोग एक एक चैप्टर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। सो आज हमारा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, सो यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट दिस चैप्टर यूजुअली हैज अ वेटेज ऑफ नियरली 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। पिछले 4-5 साल के पेपर्स निकाल कर देख लो आप, 3 से 4 मिनिमम, 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। सो द चैप्टर होल्ड्स द ग्रेट वेटेज फॉर द नीट एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को मैं आपको बकायदा थ्रू द एनसीईआरटी उसकी हर एक लाइन, हर एक वर्ड को हम डिकोड करने वाले, ताकि आपके जो सिली मिस्टेक्स आप जिसको बुलाते हैं वो कम होकर आपकी इंप्रूवमेंट हो जाए, मार्क्स बढ़ते जाए। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is that makes an organism living, or what is that inanimate thing does not have which living thing has? आप लोगों को ये पढ़ने के बाद शायद पहला चैप्टर याद आना चाहिए, द लिविंग वर्ल्ड। उसमें देखो हम लोगों ने देखा हुआ है कि देयर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। पहली ग्रोथ, दूसरी रिप्रोडक्शन, तीसरी मेटाबॉलिज्म, चौथी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, फिफ्थ वन इज द कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है, वो आपको उस चैप्टर के वीडियोस में पता चल जाएगा। तो उसमें हमने देखा हुआ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन। It could be the one single cellular organism, could be like a bacteria, a protozoa, amoeba, कुछ भी हो सकता है। और it could be multi-billion cellular organism like human being, mango tree, coconut tree, dog, cat, anything. But what is most important thing, they all are made up of cell, at least one cell. If they have only one cell, we will call them as a unicellular organisms. And if they have or they are composed of many cells, we will call them as a multicellular organisms. So पहले समझ लेते हैं व्हाट इज सेल। सेल होती क्या है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बॉक्स बना के रखा है आप लोगों के लिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इवन इफ इट इज अ सिंगल सेल, it has its own independent existence and it is capable of performing all essential functions of life. Essential functions of life हम बोलते हैं तब क्या बोलते हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी लाइफ प्रोसेसेस आती है। आपको 10th में चैप्टर था, बराबर है, तो वो सारी लाइफ प्रोसेसेस आती है, बराबर है। सो इवन इफ इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। अब देखो अगला स्टेटमेंट जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, आप सिर्फ बहुत बार पढ़ते हो बट बहुत बार रियलाइज नहीं हो जाता आपको। मैं जो बोल रहा हूं ना कि हम डिकोड करने वाले, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका मतलब क्या है कि अगर कंप्लीट सेल से कुछ भी कम है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगा, तो वो लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इसके 2 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है, आपके दिमाग में आया ही है, वायरसेस। वायरसेस दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। अगर वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है तो दे रिक्वायर होस्ट। It may be plant cell, it may be animal cell, it may be the bacterial cell, it could be anything, but they require host. Without host, they do not have any existence. The second thing is prions. Prions are, or prions are the misfolded proteins. देखो वो भी infectious agents है। ये दोनों है, viruses are made up of proteins and nucleic acid. It could be the DNA, RNA, could be, that is dependent on the virus. And prions है वो तो proteins ही है। ये दोनों भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं दिखा सकते बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीट सेल। सो इसलिए हम वायरस को क्या बुलाते हैं, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, दे आर नॉट ट्रूली नॉन लिविंग।
Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. एंटन फॉन लुवेनहॉक, एंटन फॉन है ये, बॉन मत पढ़ो, एंटन फॉन लुवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल. अब देखो इसमें ना आप लोगों ने 9th में पढ़ा होता है कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व द सेल एंड ही गेव द टर्म सेल. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ही ऑब्जर्व द कॉर्क, bark of a cork plant under the microscope and he observed the dead cells. He was the first one to observe dead cells. देखो यहाँ पे मैंने आपको फोटो दिया है, ये dead cells उसने ऑब्जर्व की थी. Like he found it like a small compartments. That's why he said it as a cell. So he coined the term cell. But यहाँ पे देखो, Anton von Leeuwenhoek was the first to observe the live cell. He observed bacteria, protozoa, आरबीसीज एंड स्पर्मेटोजोआ. थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, पर आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटन फॉन लुवेनहॉक ने जो देखा और रॉबर्ट हुक ने जो देखा. रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द डेड सेल्स ऑफ अ प्लांट, बट एंटन फॉन लुवेनहॉक ऑब्जर्व द लाइव सेल्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही हैड ऑब्जर्व द लाइव सेल्स. एंड देन रॉबर्ट ब्राउन केम इनटू द पिक्चर इन 1831. अब देखो इस चैप्टर में ना कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस ईयर में काम किया गया है वो बकायदा एनसीईआरटी में दिया है. अगर वो एनसीईआरटी में दिया है तो आप लोगों को मालूम होना जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. ही वाज द वन हु ऑब्जर्व द न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम. सो एंटन फॉन लुवेनहॉक ऑब्जर्व द फर्स्ट लाइव सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको लाइव सेल को अंडरलाइन करके रखता हूं. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. The invention of microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. तो उसमें ना दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, ये देखो, नॉल एंड रुस्का. ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे who made the first electron microscope. इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और उसके बाद हम लोगों को सेल बायोलॉजी में बहुत इंप्रूवमेंट हुई. ये आपको नीट के लिए नहीं, पर आपको मालूम होना चाहिए. वहां पे एक सेंटेंस आया है लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो मैंने उसके लिए आपको थोड़ा सा बता दिया. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी. अब देखो यहाँ पे ना एक 2-3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, उनके ईयर्स आने वाले में आप लोगों को इनको याद कैसे रखने ना बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा. इन 1838 देखो वापस एक ईयर आया. मैथियास लाइडन हु वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट. देखो बच्चों समझ लो, सबसे पहले आया था मैथियास लाइडन इन 1838 और ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट था. तो बोटनिस्ट था तो बट ऑब्वियसली विल स्टडी अबाउट द प्लांट्स. उसने प्लांट्स के बारे में देखा, उसको पता चला प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान इन 1839. आप बोलोगे सर थोड़ा ही सेम टाइम में 1 साल का डिफरेंस है, और उस जमाने में आपकी तरह इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं था, तो किसी ने कोई काम किया तो इमीडिएटली स्टोरी पे नहीं डालते थे. तो 1 साल का डिफरेंस है, वो अच्छा खासा है. एंड ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. एक था जर्मन बॉटनिस्ट, एक था ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, तो दोनों अलग अलग कंट्रीज में भी थे. तो उसने क्या किया, इसको इमीडिएटली पता नहीं था, बट उसने क्या देखा, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये, इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसका क्रेडिट थियोडोर श्वान को जाता है. ही वाज अ जूलॉजिस्ट. अब ना आप लोगों को बहुत बार नहीं क्वेश्चन में सॉल्व करते हो कौन बॉटनिस्ट कौन जूलॉजिस्ट में कंफ्यूजन होता है. मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं. देखो श्वान है इसका नाम. हाँ, अगर आपको स्कूल में संस्कृत थी या है तो आपको पता होगा श्वान इज अ डॉग. संस्कृत में श्वान का मतलब होता है डॉग. तो डॉग इज एन एनिमल. तो श्वान ने किसको पढ़ा होगा, बट ऑब्वियसली एनिमल्स को, तो वो जूलॉजिस्ट बना. और बचा हुआ दूसरा मैथियास लाइडन है, तो वो बॉटनिस्ट है. सिंपल ट्रिक है, कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूजन हो जाता है तो काम में आ जाती है, इसलिए मैंने बताकर रखी है. He also concluded based on his studies on plant tissue that presence of cell wall is unique characteristic of plant cell.
देखो उसने सबसे पहले एनिमल सेल्स तो पढ़ी, उसके बाद उसने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया, एंड प्लांट सेल के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ उसने सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि देखो ये आपने डिफरेंस ना 6-7 स्टैंडर्ड में सब लोगों ने लिखा है, जब आपको राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आया, प्लांट सेल हैज सेल वॉल, एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, देखा था। ये देखो आपको आज पता चला ऑलमोस्ट 4 साल बाद कि ये प्लांट को सेल वॉल होती है, सबसे पहले किसने देखा था? श्वान ने देखा था। हाँ, श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशंस थे उसके, दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सो व्हाट डिड दे ही प्रपोज कि लाइक एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनकी बॉडी जो बनती है वो सेल एंड सेल प्रोडक्ट से ही बनती है। अब देखो Schleiden and Schwann, they ultimately came together and they formulated the cell theory. This theory, however, did not explain to how new cells were formed. अब देखो कैसे होता है, कोई भी साइंटिस्ट होता है वो एक नई थ्योरी या एक कोई नई assumptions, हाइपोथेसिस देता है, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट होते हैं वो उसको थोड़ा सा क्वेश्चन करते, चैलेंज करते, कि उन्होंने बोला ठीक है आप लोगों ने बता दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, अब बताओ कि नई सेल बनती कैसे? अब वो दोनों बोले भाई हम लोगों को तो पता नहीं है भाई, आज के डेट में हमें इतना ही मालूम है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो लोग बोले ठीक है, यू एक्सेप्ट, यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस, वी एक्सेप्ट दैट द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां तक ये दोनों के लिए ठीक ठाक, पर ये क्वेश्चन तो था ही कि हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म। ऐसे नहीं था ना कि उन्होंने ना बोला तो लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया। तो ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग दुनिया भर के साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स इसके पीछे पड़े ही थे। तो उसमें सक्सेस आया ये रुडोल्फ वर्शाव नाम के साइंटिस्ट को। इन 1855 अगले 15-16 साल लगे सेल थ्योरी की पहली थ्योरी देने के बाद। ऑलमोस्ट बीच में 15 से 16 साल गए कि लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि how the new cell is formed. So he gave us the theory. He was the first to explain that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cell. उसने उसको बोला omnis cellulae cellula. omnis cellulae cellula, ये किसका बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है बायोलॉजी का, omnis cellulae cellula. It was given by the Rudolf Virchow in 1855. साइंटिस्ट नंबर 4 ये पहला देखा एंटन फॉन ल्यूवेनॉफ, दूसरा देखा रॉबर्ट ब्राउन देखा, मैथियस श्लाइडन एंड श्वान, ये 4 हुए, और ये 5वां साइंटिस्ट है हमारे लिए रुडोल्फ वर्शाव। से टोटल 5 साइंटिस्ट अब तक आ चुके हैं एंड ईयर है इसका 1855। अब लोगों ने मान लिया कि ठीक है भाई तूने बता दिया कि आपने बता दिया कि लाइक न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब वापस साइंटिस्ट आ गए, उसको पूछने लगे, वी एक्सेप्ट दैट न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, but tell us how did the first cell came into an existence। मतलब ये हमारी मुर्गी पहले क्या अंडा पहले, वो स्टोरी होती है ना। वैसे लोगों ने पूछा कि नई सेल बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये हम लोग मान ही लेते चलो, क्योंकि इसका आंसर किसी के पास नहीं था, और ऐसे नहीं कि किसी ने मन से बोला, ये साइंटिफिकली प्रूवन था। बट कैन यू टेल अस हाउ डिड द फर्स्ट सेल came into an existence? So he said, नो आई डू नॉट नो। आज मुझे इतना ही पता है कि न्यू सेल इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, बट आई डू नॉट नो हाउ डिड द फर्स्ट सेल केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। एंड ट्रस्ट मी, टू आंसर दिस क्वेश्चन इट टुक नियरली 98 years ahead। अराउंड 98 years बीच में चले गए, तब जाकर हम लोगों को इसका सवाल का जवाब मिला है। आपको ये मैं बताऊंगा उस रिलेवेंट चैप्टर में, आज नहीं बताऊंगा। हाँ, यू हैव टू कम फॉर दैट चैप्टर। हाँ, चैप्टर का नाम बता देता हूं, सिर्फ इवोल्यूशन, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये रुडोल्फ वर्शाव ने जो थ्योरी दी थी उसका मुर्गी पहले या अंडा पहले, पहली सेल कैसे आई ये बताओ, उसका आंसर हमारे पास आज है। इसको ऑलमोस्ट 98 years बीच में चले गए, तब जाकर हम लोगों को इसका आंसर पता चला, अब हम लोगों को ये मालूम। अब देखो यहाँ पे
He modified the hypothesis of the Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. What he did there, the final shape, the cell theory, and cell theory as understood today is all living organisms are composed of cell and products of cell. ये हम लोगों को Schwann and Schleiden के theory से मिला. And all cells arise from the pre-existing cells. जो पहले cells होती है उससे वो नई सेल बनती है, ये हम लोगों को पता चला. उसको हम थोड़ा सा मॉडर्न सेल थ्योरी बोलते हैं. एक दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इसमें जो मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि समझने में अच्छा हो जाए. सेल थ्योरी विच इज अल्सो नोन एज AKA, इसका मतलब होता है अल्सो नोन एज सेल डॉक्ट्राइन भी बुलाते हैं इसको. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो हम लोगों को पता ही था. द सेल इज मेड अप ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ये टर्म देखो आप लोगों को मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है? अगर है तो कमेंट में बताओ. What is mean by protoplasm? Cells can survive independently, but cell organelles cannot. तो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली पूरा एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं. सेल इंडिपेंडेंट सर्वाइवल दिखाती है. एंड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ सेल as all living or the all life related activities can occur in cell only. सारी लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी सिर्फ सेल में हो सकती है, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ सेल, नॉट उसके कंपोनेंट्स. ये कुछ पॉइंट्स है, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं बट हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनको चूज की. अब देखो एक क्विक रिवीजन, जितना कुछ देखा है उसका, जहां पे हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी स्लाइड है, आपको लिखनी है तो मैं देखो नोट डाउन भी करने के लिए दिखा देता हूँ. थियोडोर श्वान, हु वाज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, he identified the plasma membrane. He was the first one to identify the presence of cell wall in which is unique in plant cell. Matthias Schleiden, he was a botanist, and what did he observe in 1838? Plants are made up of different kinds of cell. Schwann and Schleiden together formulated the cell theory, and Rudolf Virchow, he was the one who gave us this famous statement, unicellular a cellula. That means new cells arise from the pre-existing cells only. Okay, so ये हमारा पहला टॉपिक था, इसलिए क्विक रिवीजन भी आपकी हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ आर्म्स एकेडमी डिजिटल. थैंक यू.